नमस्कार दोस्तों, पर छत्तीसगढ़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के क्लासेस वाले सेक्शन में आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम और उन्हें किस उपाधि से नवाजा गया है, किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है एवं क्या संज्ञा उनको दी गई है। तो चलिए, आज का हेडिंग है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम एवं उपाधि। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम एवं उनको दी गई उपाधि। सबसे पहले हम देखते हैं पहला कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन है भाई? सभी जानते हैं कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जन्मदाता कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ये बहुत ही एक कर्मठ व्यक्ति थे। ठीक है, कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। एवं ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार थे ये। किसके? यहाँ लिख लेते हैं, आपको काम का बात है, इसको याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में ये पहले चीज़ तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी थे ये। ठीक, श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार थे ये। श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार थे। साथ ही साथ इन्होंने सहकारिता आंदोलन के प्रणेता भी थे ये। ठीक है, सहकारिता आंदोलन के प्रणेता। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जन्मदाता यही थे। ये एक राजनीतिक भी थे। ठीक, इनके बारे में पूरा डिटेल हम देखेंगे व्यक्ति परिचय में, जहाँ पे हम उनको देखेंगे कि जन्म, इनकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या क्या थी, साथ ही जो अन्य चीज़ें इनसे संबंधित होंगी उसे हम व्यक्ति परिचय में देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार थे, सहकारिता आंदोलन के मेनली प्रणेता थे, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कहा गया है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष। दूसरा है छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष। पहला तो हमने देखा छत्तीसगढ़ के सहकारिता के जनक कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। अब है छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष। छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है किसको? आपके रामगोपाल तिवारी जी को। रामगोपाल तिवारी जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। इनसे संबंधित बात यह है कि ये पहले पूर्व पीसीसी प्रमुख थे। क्या थे? देखिए, पूर्व पीसीसी के प्रमुख थे ये। साथ ही साथ एमपी में ये एनसीयूआई के अध्यक्ष थे। एमपी में, मध्य प्रदेश में एनसीयूआई के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, कानूनी मंत्री भी थे ये, कानून मंत्री भी थे। नाफेड और एनसीसीएफ के अध्यक्ष भी थे। नाफेड और एनसीसीएफ के अध्यक्ष रहे अपने समय में ये। ठीक है, इस कारण से, है ना, और एक चीज़, कानून मंत्री के साथ साथ ये सहकारिता मंत्री भी थे। सहकारिता मंत्री भी थे। तो इस कारण से छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है रामगोपाल तिवारी जी को। ठीक है,
पूर्व में ये पीसीसी के प्रमुख थे, एमपी में एनसीओ अध्यक्ष थे, नाफेड और एनसीसीएफ के भी अध्यक्ष थे, कानून मंत्री साथ ही साथ सहकारी मंत्री भी थे। ठीक है, अगला है दुर्ग जिले। अगला है दुर्ग जिले। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक कौन थे? तो रत्नाकर झा जी, रत्नाकर झा। ठीक है, नाम याद रखेंगे। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक, दुर्ग जिले में सहकारिता से संबंधित जो भी कार्य रत्नाकर जी ने किया था, इसलिए दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है रायपुर जिले। रायपुर, ठीक है, रायपुर जिले में, रायपुर में सहकारिता के जनक, ठीक है, रायपुर में सहकारिता के जनक कौन थे आपके? तो वह थे वामन राव लाखे जी, वामन राव लाखे। ठीक है, वामन राव लाखे जी रायपुर में सहकारिता के जनक थे। ठीक है, तो ये सहकारिता से संबंधित चीज़ें आपके छत्तीसगढ़ में थी। सहकारिता पुरुष बोल रहा है तो रामगोपाल तिवारी जी को याद रखेंगे। ठीक है, सहकारिता के जनक छत्तीसगढ़ में बोल रहा है तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को बोलेंगे। दुर्ग जिले में रत्नाकर झा जी हैं और रायपुर जिले में वामन राव लाखे जी हैं सहकारिता के जनक। सहकारिता पुरुष रामगोपाल तिवारी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में पत्रिका। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक, ठीक है, पत्रकारिता के जनक कौन थे? सभी जानते हैं कि माधवराव सप्रे जी, माधवराव सप्रे। ठीक है, माधवराव सप्रे जी छत्तीसगढ़ में पत्रिका के जनक माधवराव सप्रे जी थे। ठीक है, इनका जन्म तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये कौन थे? ये हिंदी भाषा के वरिष्ठतम पत्रकार एवं साहित्यकार थे। कौन थे ये? देखिए, हिंदी भाषा एवं वरिष्ठतम हिंदी, देखिए एक सेकंड गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा। हिंदी भाषा में वरिष्ठतम पत्रकार थे ये, हिंदी भाषा में वरिष्ठतम पत्रकार एवं साहित्यकार थे। ठीक है, बहुत विख्यात थे ये अपने समय में। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की नींव रखी। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की इन्होंने नींव रखी। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की नींव रखी इन्होंने, किन? मध्य माधवराव सप्रे जी ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ पत्रकारिता की नींव रखी इन्होंने। सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नाम से समाचार पत्र जारी किया। ठीक है, सहयोगी थे इनके साथ इनके मित्र, इनके सहयोगी रामराव चिंचोलकर जी थे, रामराव चिंचोलकर जी। ठीक है, इनके साथ मिल करके इन्होंने छत्तीसगढ़ी मित्र समाचार पत्र छत्तीसगढ़ में जारी किया, जो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, अगला पॉइंट है इनसे संबंधित कि इनकी एक मैगजीन जारी हुई थी। ठीक है, मैगजीन जारी हुई थी इनकी एक, और जिसमें इनका स्टोरी का टाइटल था, देखिए मैगजीन थी इन्हीं की ही, और स्टोरी ऑफ सप्रे जी के नाम से, स्टोरी ऑफ सप्रे जी, स्टोरी ऑफ सप्रे जी, ठीक है, के नाम से आई। और उसका टाइटल क्या था? शीर्षक था बास्केट फिल्ड सॉइल। ठीक है, मिट्टी से भरा हुआ बास्केट। ठीक, ये टाइटल था उनके स्टोरी का, जो उनका एक मैगजीन जारी हुआ था जिसमें स्टोरी ऑफ सप्रे जी के, स्टोरी मतलब सप्रे जी की कहानी थी, जिसका शीर्षक था मिट्टी से भरा हुआ बर्तन या बास्केट। ठीक है, अन्य प्रमुख बात यह है, दो चीज़ इनसे संबंधित, कि श्रीमन महाभारत मीमांसा। देखिए पहले तो देख लीजिए श्रीमन, पहले व्यक्ति के नाम देख लेते हैं हम। राव बहादुर चिंतामणि, राव बहादुर चिंतामणि। ठीक है, राव बहादुर चिंतामणि, इन्होंने श्रीमन, किसने? राव बहादुर चिंतामणि जी ने श्रीमन महाभारत मीमांसा, श्रीमन महाभारत
मीमांसा मराठी ग्रंथ लिखा था। ठीक है, काम की बात यह है कि ये श्रीमद् महाभारत मीमांसा मराठी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? इन्हीं ने ही किया, माधवराव सप्रे जी ने। ठीक, याद रखेंगे। राव बहादुर चिंतामणि द्वारा रचित श्रीमद् महाभारत मीमांसा मराठी ग्रंथ था जिसका हिंदी अनुवाद किसने किया? माधवराव सप्रे जी ने। इसके साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक, बहुत सारे पॉइंट है ऐसे तो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही दिखाया जा रहा है, वही बताया जा रहा है आपको। बाल गंगाधर द्वारा लिखित गीता रहस्य, गीता रहस्य ये भी एक मराठी ग्रंथ था और इसका भी अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया गया। तो ये दो ग्रंथ थे जिसका अनुवाद माधवराव सप्रे जी द्वारा किया गया। दोनों ग्रंथों का नाम क्या है? श्रीमद् महाभारत मीमांसा, एक महाभारत मीमांसा था और दूसरा एक गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, वही राव बहादुर चिंतामणि जी द्वारा महाभारत मीमांसा मराठी ग्रंथ लिखा गया था। दोनों ही का हिंदी अनुवाद माधवराव सप्रे जी द्वारा किया गया। तो ये सप्रे जी से संबंधित कुछ प्रमुख बात थी कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे जी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। हिंदी भाषा के वरिष्ठतम पत्रकार एवं साहित्यकार थे ये। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की नींव रखी इन्होंने, पत्रकारिता के जनक कहा जाता है इन्हें। सन 1900 में छत्तीसगढ़ी मित्र समाचार पत्र जारी किया इन्होंने। इसके साथ इनके एक सहयोगी थे जो समाचार पत्र जारी करने के लिए इन्होंने मदद किया था, सहयोगी थे, उनका नाम था राव चिंचोलकर जी। ठीक है, माधवराव सप्रे जी की एक मैगजीन थी जिसमें उनकी खुद की कहानी लिखी हुई थी जिसका शीर्षक था बास्केट फील्ड विथ सॉइल, बास्केट फील्ड सॉइल। ठीक है, माधवराव सप्रे जी के द्वारा राव बहादुर चिंतामणि द्वारा रचित श्रीमद् महाभारत मीमांसा मराठी ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया गया था। वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य मराठी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी माधवराव सप्रे जी द्वारा किया गया। थोड़ा वीडियो हो सकता है लॉन्ग, लेकिन सभी काम के बाद इसमें आज हम देख लेंगे संबंधित चीज़ों से संबंधित, लोगों से संबंधित जितने भी प्रमुख चीज़ें हैं सब इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 6th पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 6 पॉइंट छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। ठीक, मंगल पांडे, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कौन थे? हनुमान सिंह जी थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे हनुमान सिंह। देखिए, याद करने का तरीका है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है हमारे हिंदू धर्म में। ठीक है, तो मंगल पांडे हनुमान सिंह, हनुमान जी का वार मंगलवार, तो मंगल पांडे हनुमान सिंह, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मंगल पांडे तो आप सभी जानते हैं कि मंगल पांडे कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी जी थे, है ना, जो 1857 के महान क्रांति के एक चिंगारी भड़काने वाले ब्रिटिश सिपाही मंगल पांडे थे। इन्होंने बैरकपुर के छावनी में ब्रिटिश अफसर पर गोली चलाई थी और उन पर तलवार से हमला किया था। सभी बात जानते हैं, इतिहास में सभी पढ़े हैं मंगल पांडे जी के बारे में। और बताइए चलिए, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 क्रांति का होने का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी से बना हुआ जो कारतूस था, जिसकी वजह से मंगल पांडे जी ने इसका विद्रोह किया था, क्योंकि वो खुद भी एक सिपाही थे। ठीक है, और जैसे ही वो बंदूक चलाने के लिए पहले क्या होता था, मुंह से वो, है ना, कारतूस को काटना पड़ता था, तब जा कर के फायर होता था। इस वजह से उन्होंने विद्रोह किया था और वो थे पंडित आदमी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे जो थे वो हनुमान सिंह जी थे। ठीक है, अब हनुमान सिंह जी से संबंधित प्रमुख बात यह है कि हनुमान सिंह जी ने, पहले तो लिख लीजिए कि ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, इनका मुख्य, इन्हें क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने 18 जनवरी 1858 में, ठीक है, अंग्रेजी सार्जेंट मेजर सिडवेल, कौन? मेजर सिडवेल, ये नाम पूछता है ना, याद रखेंगे। अंग्रेजी सार्जेंट मेजर सिडवेल की तलवार से काटकर हत्या कर दी थी, कि हत्या की तलवार से।
ठीक है ना। तलवार से इन्होंने मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी, अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है। और ये जो अफसर था वो रायपुर की 3री बटालियन में था, ये भी याद रखना है। जो 3rd बटालियन रायपुर के 3rd बटालियन में था, ठीक। एक फौजी था, ये फौजी अफसर था, ठीक है, याद रखेंगे। तो हनुमान सिंह जी ने 18 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सार्जेंट मेजर सिडवल, जो 3री बटालियन रायपुर में पदस्थ था, एक फौजी था, इसकी हत्या कर दी इन्होंने, ठीक। और ठीक हत्या करने के बाद ये भाग गए। भागने के बाद 22 जनवरी 1858 को इनके 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके 17 साथियों? मंगल पांडे के 17 साथियों को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। ये बात पूछा जाता है, ठीक। मंगल पांडे संबंधित प्रमुख बात क्या था? छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे जो हनुमान सिंह जी हैं, ठीक, एक स्वतंत्रता सेनानी थे ये भी। इन्होंने 18 जनवरी 1858 को रायपुर के 3री बटालियन के एक फौजी अफसर और अंग्रेजी सार्जेंट मेजर सिडवेल की तलवार से हत्या कर दी, ठीक है। फलस्वरूप हत्या करने के बाद ये भाग गए। भागने के बाद इनके 17 साथियों को गिरफ्तार किया गया और 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया गया, ठीक है। ये हो गए आपके मंगल पांडे जी, छत्तीसगढ़ के हनुमान सिंह। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के भगत सिंह भी देख लेते हैं, हाँ। छत्तीसगढ़ के भगत सिंह, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भगत सिंह किसको कहा जाता था? परसराम सोनी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भगत सिंह परसराम सोनी। भगत सिंह जी सब जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे, भी आंदोलन करता थे, आज़ादी दिलाने में इन्होंने बहुत इनकी अहम भूमिका थी। ये निपुण थे रिवॉल्वर बनाने में। क्या बनाने में? रिवॉल्वर, ठीक है। बॉम्ब, कारतूस, कारतूस के अन्य कार्य भी करते थे। कारतूस से बना करके बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ बनाते थे ये, है ना। तो इन्होंने परसराम सोनी भी छत्तीसगढ़ में यही कार्य किया, इसलिए छत्तीसगढ़ के भगत सिंह परसराम सोनी के नाम से जाना गया। इनसे संबंधित एक प्रमुख कांड था रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस 15 जुलाई 1942 को ये कांड हुआ था, रायपुर षड्यंत्र केस, ठीक है। रायपुर में हुआ था ये, ठीक है। इनका एक मित्र हुआ करता था शिवनंदन, ठीक है, शिवनंदन इनका मित्र को भी याद रखना जरूरी है, शिवनंदन, ठीक। इन्होंने ही इनसे गद्दारी कर दी। शिवनंदन ने अंग्रेजों को जानकारी दी कि परसराम सोनी किस रास्ते से कहाँ जा रहे हैं, और इस कारण से परसराम सोनी जी गिरफ्तार हो गए, ठीक है। तो शिवनंदन की मुखबरी महंगी पड़ गई उनको, इसलिए ज़्यादा दोस्ती यारी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो छत्तीसगढ़ के भगत सिंह कौन थे? परसराम सोनी जी। ये भी रिवॉल्वर, बम, कारतूस बनाने में निपुण थे। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे ये। रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 15 जुलाई 1942 में। इनका मित्र का नाम था शिवनंदन। इन्होंने ही मुखबरी करी और परसराम सोनी जी गिरफ्तार हो गए। अगला है 8वां पॉइंट, हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के तातिया तोपे, ठीक है। तातिया तोपे नाम ही कितना खतरनाक है ना। तो छत्तीसगढ़ के तातिया तोपे गुंडाधर के कहा जाता है, ठीक है। तातिया तोपे गुंडाधर, ठीक है। और तातिया तोपे भी कौन थे? भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे एवं राजनीतिज्ञ थे ये भी, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही ये राजनीतिज्ञ भी थे। वहीं गुंडाधर भी बस्तर में, याद रखेंगे, ये भी एक आदिवासी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने बस्तर में, है ना, आदिवासी समाज के मुख्य कार्यकर्ता, ठीक। इन्हीं के समय ही भूमकाल विद्रोह हुआ था, 1910 में, ठीक है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में तातिया टोपे गुंडाधर को कहा जाता है।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के गांधी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गांधी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के गांधी कौन थे? पंडित सुंदर लाल शर्मा जी। ठीक, पंडित सुंदर लाल शर्मा जी किस जिले से थे ये? राजिम से थे ये मुख्य रूप से, है ना। अब देखिए दो बातें याद रखो यहाँ इंपॉर्टेंट। पहले तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में, और मृत्यु कब हुआ था इनका? 30 जनवरी 1948 में, देश आज़ाद होने के 1 वर्ष बाद। वही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म हुआ था, पूछता है ना इसलिए इसको याद रखेंगे, 21 दिसंबर 1881, और इनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर। दिसंबर से दिसंबर याद किया जा सकता है ना, 1940 में, मतलब देश आज़ाद होने के पहले ही इनका निधन हो गया था। ठीक, छत्तीसगढ़ के गांधी हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, और गांधी जी के गुरु भी थे, कहलाते थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। ठीक है, जन जागरण तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। साथ ही साथ ये कवि भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, समाज सेवा इन्होंने बहुत किया, है ना, इतिहासकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्हीं के नाम पर बिलासपुर जिले में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिलासपुर में है, इन्हीं के नाम पर ही है। ठीक है, इनके नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, देखिए लिख लिया जाए तो आप लोगों भी अपने साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा इसे। साहित्य के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है, नॉट पुरस्कार, इट्स पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, साथ ही साथ एक विश्वविद्यालय है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिलासपुर में है। ठीक, ये कौन थे? एक कवि थे, ये साहित्यकार भी थे। ठीक है, इन्होंने ही 1918 में, ठीक है, अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य को अंकित किया था। ठीक है, पांडुलिपि अर्थात हाथ से रचित, ठीक है, हस्तलिखित बोल सकते हैं आप इसे, हस्तलिखित, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को मेंशन किया था इन्होंने। याद रखेंगे कि 1918 में ये प्रथम स्वप्नदृष्टता है छत्तीसगढ़ राज्य के। 1905 में जबकि बंगाल विभाजन हुआ था, भाषा के पुनर्गठन के अनुसार 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र प्रस्तुत हुआ था। लेकिन 1918 में इन्होंने अपने पांडुलिपि में जो अपने हाथ से बनाया हुआ डायग्राम बोल सकते हैं या लिखा हुआ चित्र, उसमें इन्होंने अंकित किया था छत्तीसगढ़ को, तो इसलिए ये छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टता कहलाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से जेल जाने वाले ये एक प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इनका मुख्य कार्य यह था कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास या अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था। ठीक है, इनके द्वारा हरिजन कार्य की प्रशंसा महात्मा गांधी ने भी किया था। इसी कारण गांधी जी ने उन्हें अपना गुरु भी माना, और 1920 में धमतरी के पास कंडेल नहर सत्याग्रह में इन्होंने नेतृत्व किया था, जो कि एक सफल नेतृत्व रहा, इनका सफल रहा आंदोलन। इस कारण से महात्मा गांधी जी ने 20 दिसंबर 1920 को पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर आए थे। ठीक है, याद रखेंगे कि 20 दिसंबर 1920 को, ठीक, गांधी जी पहली बार रायपुर आए। गांधी जी, इन्हीं के बुलाने पर गांधी जी पहली बार रायपुर आए। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने किया, कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन किया इन्होंने। ठीक है, साथ ही साथ जो मैंने बताया आपको कि हरिजन उद्धार किया था इन्होंने, जिस कारण से महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना, हरिजन उद्धार किया था इन्होंने। ठीक है, हरिजन उद्धार कार्य किया, इसी कारण गांधी जी के गुरु कहलाए। गांधी जी ने अपना गुरु कहा। ठीक है,
इनकी मुख्य प्रकाशित कृतियाँ भी कुछ कुछ हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी दान लीला, याद रखेंगे, है ना। कुछ प्रकाशित कृतियाँ लिख लीजिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ी दान लीला, ठीक है, पार्वती परिणय, करुणा पच्चीसी, सच्चा सरदार और प्रहलाद चरित्र, ये इनकी प्रमुख कृतियां थी। और भी बहुत सारे हैं, अन्य भी हैं, लेकिन ये प्रमुख उनकी कृतियां थी जिन्हें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के गांधी कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। इनका जन्म राज्य में हुआ था। जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1881 में, तथा मृत्यु, इनका निधन हुआ था 28 दिसंबर 1940 में। ये एक साहित्यकार थे, कवि थे, इतिहासकार थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकार पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ में एक विश्वविद्यालय भी स्थापित है, जो कि बिलासपुर जिले में है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1918 में ये अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ को सबसे पहले अलंकृत किया था, ठीक है, अंकित किया था। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी पहली बार रायपुर आए थे इन्हीं के कहने पर, क्योंकि इन्होंने कंडेल नहर सत्याग्रह सफल आंदोलन किया था, और उससे पूर्व भी इन्होंने हरिजन उद्धार का कार्य भी किया था, जिसके कारण से महात्मा गांधी जी ने उन्हें अपना गुरु कहा था। ये सभी चीज़ों के कारण गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को पहली बार रायपुर आए थे, ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ जो थी छत्तीसगढ़ी दान लीला, ठीक है, पार्वती परिणय, करुणा पच्चीसा, सच्चा सरदार और प्रहलाद चरित्र आदि, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब गांधी जी देख रहे हैं तो बस्तर के गांधी, बस्तर के गांधी, ठीक, मनकूराम सोढ़ी जी, ठीक है, मनकूराम सोढ़ी जी। ये एक आदिवासी नेता थे, ये आदिवासी नेता जिन्होंने समाज में जाति भेद के लिए बहुत कार्य किया, खत्म करने के लिए, ठीक है। और अन्य कृतियाँ जैसे कि आपका हरिजन उद्धार कार्य किया, अंधविश्वास खत्म किया, रूढ़िवादिता इन्होंने खत्म किया, इसलिए इन्हें बस्तर का गांधी कहा जाता है, मनकूराम सोढ़ी जी को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कौन थे भाई? गोपाल मिश्र जी, ठीक है। गोपाल मिश्र कहाँ के थे? बिलासपुर के तखतपुर निवासी थे ये, है ना, तखतपुर के निवासी थे। रतनपुर के राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे, याद रखेंगे। रतनपुर, कलचुरी शासक कौन था उस समय? राज सिंह। रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के ये दरबारी कवि थे, ठीक है, गोपाल मिश्र सिंह, ठीक। इनकी एक कृति थी जो कि खूब तमाशा नाम से बहुत फेमस थी, खूब तमाशा, जिसमें छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। कब किया? 1746 में किया। इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछता है कि गोपाल मिश्र द्वारा खूब तमाशा कब लिखा गया था? तो 1746। यह छत्तीसगढ़ी शब्द का दूसरी बार साहित्य में प्रयोग कब हुआ था? 1746 दूसरी बार हुआ ना, छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग दूसरी बार हुआ था ये, ठीक। अब याद रखेंगे कि पहली बार छत्तीसगढ़ी शब्द का साहित्य में प्रयोग, ठीक है, कब हुआ था? 1487, या कुछ बुक में 1494 भी लिखा है। किसके द्वारा हुआ था? दलपत राव, ठीक है, दलपत राव के द्वारा बताया गया था, लिखा गया था, ठीक है, साहित्य में पहली बार को याद रखेंगे, दलपत राव जी के द्वारा 1487 या 1494 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का साहित्य में प्रयोग हुआ था पहली बार। वहीं दूसरी बार कब हुआ था साहित्य में? आपका गोपाल मिश्र जी के द्वारा खूब तमाशा में लिखा गया था। एक बात और याद रखेंगे यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रारंभिक लिखित साक्ष्य, देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रारंभिक, सबसे प्रथम
लिखित साक्ष्य जो कि 1703 में, है ना, दंतेवाड़ा अभिलेख में मिला, दंतेवाड़ा अभिलेख में मिला। ये 3 बात को आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ी शब्द का, है ना, लिखित साक्ष्य सबसे पहला, सबसे प्राचीन 1703 दंतेवाड़ा अभिलेख में मिला। लेकिन पहली बार साहित्य में बोल रहा है यदि, तो पहली बार साहित्य में दलपत राव जी के द्वारा, ठीक है, 1494 या 1487 में लिखा गया था। ठीक है, ठीक। और खूब तमाशा में दूसरी बार साहित्य का प्रयोग, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि 1746 में किया गया था। पहली बार वाला जो साहित्य का प्रयोग किसने किया था? दलपत राव जी के द्वारा 1487 या 1494 में। खैरागढ़ के ये एक दरबारी कवि थे, राजा लक्ष्मीनिधि राव के, और इनका जो रचना था कि छत्तीसगढ़ी राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही। इसी रचना में छत्तीसगढ़ी शब्द का मिलना ही सर्वप्रथम साहित्य का छत्तीसगढ़ी शब्द का होना बताता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग अब छत्तीसगढ़ के पाणिनि। छत्तीसगढ़ के पाणिनि, छत्तीसगढ़ के पाणिनि कौन थे? हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के पाणिनि कौन थे? हीरालाल काव्योपाध्याय जी। अब ये पाणिनि ही कौन थे पहले जानना जरूरी है। ठीक है, सभी जानते होंगे, वैसे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े ये व्याकरणविद थे, है ना। संस्कृत भाषा के पाणिनि जी कौन थे? संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणविद थे ये। ठीक है, तथा इन्होंने ही व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी रखा। ठीक है, इनके जो व्याकरण था, इनके द्वारा रचित या लिखित व्याकरण का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि जी के द्वारा। पाणिनि कौन थे? एक संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणविद थे। ठीक है, ये संस्कृत भाषा भारतीय हिंदू की शास्त्रीय साहित्य भाषा थी, सभी जानते हैं। संस्कृत भाषा क्या थी? भारतीय हिंदू की शास्त्रीय साहित्यिक भाषा थी, और पाणिनि को भाषा और साहित्य का संस्थापक माना जाता है ना। भाषा एवं साहित्य का संस्थापक कौन थे? पाणिनि जी थे। ठीक है, तो अब ये छत्तीसगढ़ के किसकी बात हो रही है? छत्तीसगढ़ के पाणिनि की बात हो रही है। तो वो कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय। इनका जन्म हुआ था 1856 में और धमतरी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म धमतरी में हुआ था 1856 में। इनको बंगाल संगीत अकादमी के द्वारा काव्योपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनका नाम केवल पहले हीरालाल ही था, लेकिन बंगाल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, बंगाल संगीत अकादमी, ठीक है, बंगाल संगीत अकादमी के द्वारा, ठीक है, इन्हें काव्योपाध्याय की उपाधि दी गई। ठीक है, इस कारण से इनका पूर्ण नाम हो गया हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक, 1885 में उन्होंने छत्तीसगढ़ व्याकरण को प्रकाशित किया। इसको याद रखेंगे, 1885 में छत्तीसगढ़ व्याकरण को इन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है, ठीक, फिर इनकी व्याकरण को बार बार और लोगों ने पब्लिश किया, जैसे कि लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया, ब्लंट ने किया। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि 1885 में छत्तीसगढ़ व्याकरण प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं को याद रख लेंगे। प्रमुख इनकी रचनाएं कुछ थी। एक थी कि शाला गीत चंद्रिका, ठीक है, शाला गीत चंद्रिका। दूसरा था दुर्गायन, ठीक है। एक है बाल उपयोगी गीत,
उपयोगी गीत, ठीक है, बाल उपयोगी गीत। नेक्स्ट है रॉयल रीडर भाग 1 और 2। रॉयल रीडर भाग 1 और 2, ठीक। और एक गीत रसिक नाम से भी इनकी एक रचना थी, गीत रसिक, ठीक है, गीत रसिक, ठीक। तो इतना हीरालाल काव्य उपाध्याय से संबंधित चीज़ों को याद रखना है कि इनका जन्म 1856 में हुआ था धमतरी में। बंगाल संगीत अकादमी के द्वारा उन्हें काव्य उपाधि की संज्ञा उपाधि दी गई थी। 1885 में छत्तीसगढ़ व्याकरण प्रकाशित किया उन्होंने। प्रमुख रचनाएं थी शाला गीत चंद्रिका, दुर्गायन, बाल उपयोगी गीत, रॉयल रीडर भाग 1 और 2 और गीत रसिक, ठीक। छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहलाए हीरालाल काव्य उपाध्याय जी। भारत के पाणिनि, जब पाणिनि कौन थे, तो पाणिनि कौन थे? भाषा एवं साहित्य का संस्थापक थे ये। संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणविद थे ये। इनके द्वारा रचित व्याकरण का नाम था अष्टाई, ठीक है, अष्टाध्यायी। चलिए, अष्टाध्यायी भी हो गए, पाणिनि भी हो गए और हीरालाल काव्य उपाध्याय भी हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद को देखने से पहले हम देख लेते हैं अंतिम शहीद। देखिए 1857 क्रांति, 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कौन थे, ठीक। कौन थे भाई? सुरेंद्र साय, सुरेंद्र साय। संबलपुर, संबलपुर, अब ये उड़ीसा क्षेत्र में आता है, उड़ीसा प्रांत में। बंगाल विभाजन के बाद 1905 में संबलपुर और 5 रियासत को छत्तीसगढ़ से पृथक करके उड़ीसा के बंगाल प्रांत में जोड़ दिया गया था। तो उस समय सुरेंद्र साय जी थे जो कि 1857 क्रांति के अंतिम शहीद हुए थे, ठीक है। 1857 से 1862 तक अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। 1857 से 1862 के बीच में अंग्रेजों से, है ना, गुरिल्ला युद्ध हुआ था, गुरिल्ला युद्ध, ठीक, गुरिल्ला युद्ध हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। इस युद्ध को उन्होंने जारी रखा। इनकी प्रमुख भूमिका यही थी कि 1857 से 1862 तक अंग्रेजों के खिलाफ जो गुरिल्ला युद्ध हुआ था उसको उन्होंने जारी रखा। 1864 में एक जासूस ने, है ना, साय को धोखा दे करके पकड़वा दिया, जिसके कारण 1884 को असीरगढ़ का जो जेल था वहाँ उनको बंद कर दिया गया और निधन हो गया उनको। तो याद रखेंगे 1884 में, ठीक है, असीरगढ़ किले में इनका निधन हो गया, जस्ट लाइक काला पानी था, ठीक है। तो असीरगढ़ के किला में इनको बंद करके रखा गया जहाँ पे इनका निधन हो गया। तो ये 1857 क्रांति के अंतिम शहीद कहलाए सुरेंद्र साय जी। अब देखते हैं प्रथम शहीद। सभी लोग इससे अवगत होंगे मेरे ख्याल से। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे वीर नारायण सिंह जी, वीर नारायण सिंह जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे वीर नारायण सिंह जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये। एक सच्चे देशभक्त थे और गरीबों के मसीहा भी कहलाए थे, ठीक है। गरीबों के मसीहा भी ये थे, कौन? वीर नारायण सिंह जी। क्योंकि अकाल पड़ने के समय इन्होंने ही माखनलाल चतुर्वेदी के घर से राशन को चुरा करके लोगों में बांट दिया था। इस कारण से कंप्लेन होने पर अंग्रेजों ने इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया और इन्हें पकड़ने के लिए कहा। 1857 को उन्होंने जेल से भाग करके अंग्रेजों से लोहा लिया, जिसमें वो गिरफ्तार कर लिए गए फिर से। और 10 दिसंबर 1857, ठीक है, पूरी कहानी को हम लोग इतिहास वाले सेक्शन में देखेंगे, शॉर्ट में बताया मैं आपको। 10 दिसंबर 1857 रायपुर के, है ना, रायपुर के जय स्तंभ चौक में, सभी देखे होंगे अभी, जय स्तंभ चौक, रायपुर जाएंगे तो देख लीजिएगा, फांसी दे दी गई यहाँ पर, ठीक है, खुलेआम सड़क पर। 1857 क्रांति के प्रथम शहीद कहलाए। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? वीर नारायण सिंह जी। 10 दिसंबर 1857 को इनका निधन हो गया, इनको फांसी दिया गया था जय स्तंभ चौक में, ठीक है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े ये स्वतंत्रता सेनानी जी थे और गरीबों के मसीहा कहलाए, ठीक। अकाल पड़ने पर माखनलाल चतुर्वेदी के घर से इन्होंने राशन या खाद्य सामग्री लोगों में वितरित किया, जिस कारण से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक। जेल से इन्होंने भागा
भाग करके फिर इन्हें पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जय स्तंभ चौक में इनको फांसी दे दी गई 10 दिसंबर 1857। 10 दिसंबर 1857 ये एक प्रमुख तिथि है, इसको याद रखेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मंगल पांडे के साथियों को 22 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रांत के विधान पुरुष। ठीक, मध्य प्रांत के विधान पुरुष, मध्य प्रांत के विधान पुरुष कौन थे भाई? घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त जी थे। ठीक, इन्होंने एलएलबी की उपाधि धारण की थी और ये दुर्ग जिले से संबंधित थे, इसको भी याद रखेंगे। उस समय एलएलबी की उपाधि मतलब बहुत बड़ी बात थी। ठीक, ये एक वरिष्ठ कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। ठीक, इसको याद रखना है। प्रमुख बात यह कि 1915 में मध्य प्रांत व बरार मतलब सीपी बरार, ठीक है, सीपी बरार के प्रांतीय परिषद थे, प्रांतीय परिषद सदस्य थे। पहला चीज तो मध्य प्रांत और बरार के प्रांतीय परिषद के सदस्य थे। दूसरा, फिर से ये 1923 में सीपी बरार मतलब वही सेंट्रल प्रोविजंस बरार में ही मध्य प्रांत व बरार के है ना विधानसभा में निर्विरोध सदस्य निर्वाचित हुए। विधानसभा का वहाँ पे चुनाव हुआ था उस समय सीपी बरार में 1923 में। ठीक है, तो उस समय ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, उसके बाद 1937 बात याद रखेंगे कि इन्हें क्यों मध्य प्रांत का विधान पुरुष कहा जाता था। इन्हीं कारण से 1915, 1923, 1937। 1937 में इन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष रहे, सीपी बरार अध्यक्ष बन गए विधानसभा के। ठीक, इस कारण से इन्हें मध्य प्रांत का विधान पुरुष कहा जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विधानसभा के या बोल सकते हैं विधान पुरुष कौन है? तो रमन सिंह जी हैं, क्योंकि विधानसभा के वो अध्यक्ष हैं। ठीक, उसी प्रकार 1937 में सीपी बरार के विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त जी थे। ठीक, साथ ही साथ इनसे संबंधित कुछ और बात याद रखना है कि 1939 टू 1950, ठीक है, 1939 से 1950 के बीच में संविधान सभा में संविधान की हिंदी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा, ठीक है, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा में, ठीक है, संविधान के हिंदी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष रहे। ठीक है, अध्यक्ष रहे। और 1950 में इन्होंने संविधान के हिंदी अनुवाद की प्रति राजेंद्र प्रसाद जी को प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो याद रख सकते हैं इस बात को भी कि 1950 में इन्होंने संविधान की हिंदी अनुवाद की जो एक प्रति थी, एक कॉपी थी, जिसको राजेंद्र प्रसाद जी के समक्ष प्रस्तुत की। 1933 में याद रखेंगे एक और बात, 1933 में गांधी जी जब दुर्ग आए थे, मतलब 1933 में गांधी जी दूसरी बार आए थे छत्तीसगढ़, दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए गांधी जी। ठीक है, दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए और दुर्ग जिले में इन्हीं के घर गांधी जी ने विश्राम किया। ठीक है, तो बात याद रखना है ये चीज़ कि 1933 में गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए और इन्हीं के घर दुर्ग जिले में ये आराम किए, गांधी जी इनके हैं। तो ये थे मध्य प्रांत के विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त। एक प्रश्न और करता है, काफ़ी किताबों में भी लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के विधान पुरुष, हालांकि हमको इतना नहीं पढ़ना है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के विधान पुरुष ये भी पूछ सकते हैं कभी भी, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, तो वो मथुरा प्रसाद दुबे जी थे, मथुरा प्रसाद दुबे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश राज्य का
राज्य के जब पहला विधानसभा हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? मथुरा प्रसाद दुबे जी, इसलिए मध्य प्रदेश के ये विधान पुरुष कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक, मतलब ईसाई धर्म को प्रचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे छत्तीसगढ़ में? तो वह थे फादर थियोडर लोर, 1868। ठीक है, 1868 में ये छत्तीसगढ़ में आए। ठीक है, और ईसाई धर्म का प्रथम प्रचारक थे। इनसे संबंधित कुछ हम कहानी देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। पहला चीज़ तो ये, इनके पिताजी जो थे उनका नाम था थियोडर, फादर थियोडर थे उनके पिताजी, जो कि एक सर्जन थे पहले। ठीक है, और इन्होंने अपने बेटे को मेडिकल की पढ़ाई के लिए जर्मनी और रशिया भेजा, जहाँ उन्होंने मेडिकल का कोर्स अध्ययन किया। ठीक, लेकिन रशिया में रहते हुए उनको ऐसे विचार आया कि उनको परमात्मा की सेवा के लिए भेजा गया है, और वह लौट करके छत्तीसगढ़ भारत आए, भारत में छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, पहली बात तो ये कि बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर टू रायपुर, इम्पोर्टेंट बात ये है। ठीक है, बिलासपुर टू रायपुर रोड में आपका एक विश्रामपुर नामक स्थल पड़ता है। ठीक है, सरगुजा संभाग वाला विश्रामपुर नहीं है ये रायपुर से बिलासपुर रोड में जाने पर एक विश्रामपुर स्थल है, विश्रामपुर स्थल, जहाँ पर इन्होंने 1500 एकड़ में ज़मीन खरीदा। देखिए, ये सब कंटेंट आपको किसी और किताबें में नहीं मिलने वाली है। मैं 6-7 किताबों का अध्ययन करने के बाद ये जो मटेरियल निकल के आ रहा है वो आप लोगों को एक साथ एक जगह पर दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो 1500 एकड़ में इन्होंने ज़मीन खरीदा। ये मेंस के पर्सपेक्टिव भी आपको लिखने में भी काम आ जाएगा, और कभी इंटरव्यू में या फिर कभी परीक्षा में भी एमसीक्यू के माध्यम से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो छत्तीसगढ़ के ईसाई धर्म के प्रचारक कौन है? फादर थियोडर लोर। 1868 में बिलासपुर रायपुर रोड में इन्होंने विश्रामपुर नामक स्थल पर 1500 एकड़ जमीन खरीदा। 1500 एकड़ मतलब 1500 एकड़ जमीन बहुत होता है। ठीक है, जहाँ पर स्थल का नाम क्या था? विश्रामपुर स्थल था। ठीक है, और इस स्थल पर ही इन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सर्वप्रथम इस स्थल पर चर्च बनवाया। साथ ही साथ इन्होंने कब्रिस्तान भी वहीं पर बनवाया। चर्च के जस्ट 10 से 20 फीट के सामने ही कब्रिस्तान बनवाया। इनका मानना ऐसा था कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी वही है, इसलिए आमने सामने चर्च और कब्रिस्तान एक साथ बनाया था इन्होंने। ठीक है, विश्रामपुर से संबंधित और प्रमुख बात है कि जो विश्रामपुर जो है, ठीक है, उसको सिटी ऑफ रेस्ट के नाम कहा जाता है, सिटी ऑफ रेस्ट। तो पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में सिटी ऑफ रेस्ट कौन सा है? तो वह है विश्रामपुर। ठीक है, विश्रामपुर। फादर थियोडर लोर, उन्होंने इस घने जंगल में लोगों को ला करके बसाया। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर क्या बनवाया आपको याद रखेंगे? स्कूल, हॉस्टल, ठीक है, हॉस्पिटल, अदर फैक्ट्रीज ला के स्थापित किया और लोगों को ला करके यहाँ पे स्थापित किया। और वर्तमान में 100% क्रिश्चियन आबादी वाला गांव है ये भी। ठीक है, ये विश्रामपुर 100% क्रिश्चियन आबादी वाला गांव है ये। ठीक है, चलिए, तो ये थे फादर टी लोर या फादर थियोडर लोर। 1868 में इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रथम मिशनरी स्थापित की। ठीक है, प्रथम मिशनरी अर्थात यही चर्च बनवाया इन्होंने, हॉस्पिटल बनवाया, कब्रिस्तान बनवाया, ठीक है, हॉस्टल बनवाया, हॉस्पिटल भी बनवाया, लोगों को लाके यहाँ बसाया। 1500 एकड़ ज़मीन खरीद करके सिटी ऑफ रेस्ट के नाम से विश्रामपुर को जाना जाता है। विश्रामपुर नामक स्थल जो है वो बिलासपुर और रायपुर के मध्य पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा छत्तीसगढ़ में लोक कला या नाचा के जनक। ठीक, छत्तीसगढ़ में
लोक लोक कला के जनक या नाचा के जनक। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोक कला के जनक या नाचा के जनक कौन थे भाई? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। जिसका मन चलेगा वही तो क्या करेगा, नाचेगा भाई, याद रखना है। मंदराजी जी, मन चल रहा है इसलिए नाच रहा है। छत्तीसगढ़ में लोक कला के जनक या नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, नाचा को पुनर्जीवित किया था। छत्तीसगढ़ में इन्होंने नाचा को, ठीक है, डांस के फॉर्म को, नाचा को छत्तीसगढ़ में पुनर्जीवित किया था। ठीक है, पुनर्जीवित मैंने गलत लिखा है, कुछ इस प्रकार से पुनर्जीवित लिखा जाता है, पुनर्जीवित। ठीक है, पुनर्जीवित। नाचा को छत्तीसगढ़ में इन्होंने पुनर्जीवित किया था और उसे बचाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया इन्होंने। इसलिए छत्तीसगढ़ में लोक कला या नाचा के जनक किसको कहा जाता है? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को। इन्होंने नाचा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अथम प्रयास किया और उसे पुनर्जीवित किया और अपना जीवन पूरा नाचा के कार्य में पूरा लगा दिया इस लोक कला के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक कौन है? देखिए, पहले कौन थे, जनक की बात हुई थी, अब कौन हो रहा है? छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक। याद करने का भी ये सब तरीका है। देखिए, उद्धारक इनका नाम है दाऊ रामचंद्र देशमुख जी। दाऊ रामचंद्र देशमुख। ठीक, दाऊ रामचंद्र देशमुख। देखिए, उद्धार कौन करेगा? भगवान श्री राम ही करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक कौन हुआ? रामचंद्र जी। उद्धारक कौन है? रामचंद्र देशमुख जी। ये भी दुर्ग जिले से हैं। ठीक है, दुर्ग जिले से हैं ये। इन्होंने भी छत्तीसगढ़ में लोक संस्कृति के संरक्षण और विकास हेतु सकारात्मक और सफल प्रयास किया। ठीक है, इसलिए याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने लोक कला का उद्धार किया, क्योंकि लोक कला की संस्कृति को संरक्षण दिया, साथ ही साथ उसका विकास किया और सकारात्मक और सफल प्रयास भी किया ताकि इसको बने रहे हमेशा। 1951 में इन्होंने देहाती कला मंच की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है कि 1951 में देहाती कला मंच की स्थापना की इन्होंने 1951 में। पूछता है ये प्रश्न कि देहाती कला मंच की स्थापना किसने की? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख जी ने की। कब की? 1951 में की। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने काली माटी, बंगाल का काल, सरग और नरक, मिस मैरी का डांस आदि प्रभावशाली प्रहसन प्रदर्शित किया। लिख लीजिए थे। ठीक है, साथ ही इन्होंने क्या क्या किया? काली माटी पूछता है भाई ये सब प्रश्न, इसलिए थोड़ा कष्ट करके लिख लीजिए। काली माटी, बंगाल का अकाल हो गया, सरग और नरक मतलब सर्ग और नरक। ठीक है, मिस मैरी का डांस, ठीक है, मिस मैरी का डांस और भी बहुत सारे प्रभावी प्रहसन प्रदर्शित किया उन्होंने। ठीक है, एक बात और पूछता है कि 1971 में इन्होंने ही, सबसे इम्पोर्टेंट है, चंदेनी गोंदा नाट्य पार्टी या चंदेनी गोंदा पार्टी का निर्माण किया इन्होंने। ठीक, दो चीज़ें पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो देहाती कला मंच, दूसरा हो गया चंदेनी गोंदा नाट्य पार्टी का निर्माण इन्होंने ही किया। किसने? दाऊ रामचंद्र देशमुख। रामचंद्र मतलब उद्धारक, जनक कौन करेगा? या लोक कला के नाचा के जनक कौन होंगे? नाचने का मन उन्हीं का करेगा जिसका मन चलेगा, तो मंदराजी जी। लोक कला के उद्धार कौन करेंगे? रामचंद्र देशमुख जी। ठीक है, 1951 में इन्होंने देहाती कला मंच की स्थापना की थी और ठीक 20 साल बाद इन्होंने चंदेनी गोंदा नाट्य पार्टी का निर्माण किया। इनकी कुछ प्रमुख प्रहसन प्रदर्शित किया था इन्होंने, जिसका नाम था काली माटी, मिस मैरी का डांस, ठीक, बंगाल का अकाल और सरगाव नरक जैसे प्रभावशाली प्रहसन प्रदर्शित किया इन्होंने। ठीक, तीसरा पॉइंट है
कितना हो गया 19वां के बाद 20वां पॉइंट मान लीजिए। ठीक, 20वां पॉइंट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी। छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी। देखिए अब पुजारी की बात आ रही है तो पूजा कौन करेगा भाई? महासिंह चंद्राकर। याद करने का ट्रिक देखिए, अब यहाँ पे कौन आ रहा है? चंद्राकर जी। यदि हमको पुजारी के पास जाना है या पूजा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? चंदा लगाना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चंद्राकर जी पुजारी हैं। वहीं उद्धार कौन करते थे? लोक कला के उद्धार रामचंद्र देशमुख जी। वहीं लोक कला के नाचा के जनक कौन थे? नाचे का वही कौन? मंदरा जी, दुलार सिंह मंदरा जी। ठीक है, तो ये थे ट्रिक कुछ याद करने के। ठीक, चलिए ख़त्म ही कर देते हैं आज की वीडियो में ये सब टॉपिक को। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया लेकिन काम की बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 21वां, पंडवानी के जनक। पंडवानी के जनक झाड़ू राम देवांगन जी। ठीक, झाड़ू राम देवांगन। ठीक, झाड़ू राम देवांगन जी। सतनामी समाज के लोगों द्वारा ये किया जाता है। कौन सा? पंडवानी। छत्तीसगढ़ का एक लोक गायन है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या है? एक लोक गायन शैली है। लिख ही लेते हैं पहले, लोक गायन शैली है पहला चीज़ तो ये। ठीक है, इसमें महाभारत की कहानियाँ को गाया जाता है। महाभारत इंपॉर्टेंट है, महाभारत की कहानियाँ गाई जाती हैं। इस सब एग्जाम में पूछता है। पंडवानी गायन शैली में महाभारत की कहानियाँ गाई जाती हैं। ठीक, पंडवानी गायन की दो शैलियाँ हैं, याद रखेंगे। पंडवानी गायन की दो शैलियाँ हैं। एक तो है वेदमती। ठीक, वेदमती जिसमें केवल गायन होता है, और दूसरा होता है कपालिक। ठीक, कपालिक जिसमें गायन के साथ साथ नृत्य भी होता है। ठीक है, गायन के साथ साथ नृत्य भी होता है। तीजन बाई फेमस है इसके लिए, है ना। विश्व में, पूरे विश्व में तीजन बाई फेमस है क्योंकि वो कपालिक शैली की पंडवानी गायक है। ठीक है, तीजन बाई, इनको याद रखेंगे अब दो बातें तीजन बाई को। ठीक, तीजन बाई, तीजन बाई जी। तीजन बाई जी को पद्मश्री दिया गया था। ठीक, 1987 में। छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 1987 में। ठीक है, 1987 के बाद 2003 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। 2003 में पद्म भूषण, और फिर अभी वर्तमान 2019 में हाल ही में पद्म विभूषण से नवाजा गया 2019 में। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया है वो हैं तीजन बाई जी। तीजन बाई जी को और साथ ही साथ जापान के फुकुओका कला संस्कृति पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, जापान के फुकुओका। ठीक है, कला संस्कृति पुरस्कार दिया गया है। ठीक, जापान, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, आप देख लिए। जापान की फुकुओका का कला संस्कृति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, तीजन बाई वेदमती नहीं, कपालिक शैली की गायिका हैं। ठीक है, कलाकार हैं वो। अब इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि अन्य प्रमुख कलाकार जो थे आपके, अन्य पंडवानी के प्रमुख कलाकार। हम तो एक देख लिए कि झाड़ू राम देवांगन जी थे। ठीक है, अब देखते हैं पुनाराम निषाद जी को। पुनाराम निषाद जी हैं। पुनाराम निषाद। ऋतु वर्मा,
ठीक है, रेवाराम साहू। ठीक, और पुनाराम निषाद, रितु वर्मा, रेवाराम साहू, झाड़ूराम देवांगन और साथ ही साथ तीजनबाई, ये पंडवानी के मुख्य कलाकार हैं। ठीक, इतना याद रखना है हमको पंडवानी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कौन है? देखिए, लता मंगेशकर कौन बन सकती है छत्तीसगढ़ की? याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो वही बन सकती है जिसकी किस्मत है भाई। ठीक है, तो कौन है? किस्मत बाई देवार। ठीक, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किसे कहते हैं? किस्मत बाई देवार। किस्मत से बन गई किस्मत बाई लता मंगेशकर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किस्मत बाई देवार। ठीक है, छत्तीसगढ़ गीत जिसमें किस्मत बाई की किस्मत बदली। देखिए, वह छत्तीसगढ़ी गीत जिसने किस्मत बाई की किस्मत बदली। ठीक है, उसका नाम था चौरा माँ गोंदा रसिया। चौरा माँ गोंदा रसिया, मोर बारी माँ पताल रे। मोर बारी माँ पताल रे। ठीक, ये एक गीत है जिससे किस्मत बाई की किस्मत चमकी और उन्हें लता मंगेशकर के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है भाई? निरुपमा शर्मा। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है हमेशा कि छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार, महिला जो साहित्यकार हैं वह है निरुपमा शर्मा जी। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ, सतनामी समाज के सतनाम पंथ के प्रवर्तक। ठीक, कौन थे? गुरु घासीदास जी। गुरु घासीदास। ठीक, ये सतनामी पंथ के प्रवर्तक थे। ये सत्य, समानता, शांति क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया। ठीक है, गुरु घासीदास ने एक तो सच्चाई, सत्यता, समानता व शांति के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया। वो अपना पूरा जीवन अपने समाज के उत्थान के लिए, उत्थान के लिए व जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, इनका जन्म 18 दिसंबर 1756 को बलौदा बाजार के, है ना, गिरोधपुरी नामक स्थल में हुआ था। ठीक, गिरोधपुरी में हुआ था। इनकी माँ जो थी वह थी अमरोतीन दाई। पूछता है ये सब प्रश्न, इसलिए अभी यहीं बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल तो हम लोग पूरा व्यक्ति परिचय में देखेंगे। अमरोतीन दाई जी थी। और पिता जो थे वो महंगू दास थे। पिता का नाम था महंगू। ठीक है, महंगू दास थे ये। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में इनके नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जीजीयू, जो कि कहाँ है? बिलासपुर में है। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय पार्क भी है। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय पार्क भी है। ठीक है, सरगुजा संभाग में है। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब। चूड़ामणि साहब।
ठीक है। कबीरदास जी का जन्म 15 शताब्दी में हुआ था, याद रखेंगे। पहला चीज़ तो कबीरदास जी का 15वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। ठीक। अब ये हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक थे चूड़ामणि साहब जी। ठीक है। चूड़ामणि साहब जी भी ने ईश्वर की निर्गुण रूप की उपासना करते हुए किसी भी प्रकार के पूजा पाठ से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में कार्य करते रहे, और ये छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कहलाए। ठीक है। कुदुरमाल स्थल भी आपका कबीर पंथ से संबंधित स्थल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं उसे। कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम एवं उपाधि देखे हमने आज। ठीक है। और जिसमें हमने देखा छत्तीसगढ़ के सहकारिता के जनक। ठीक है। क्या देखा हम लोगों ने? छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी छत्तीसगढ़ के सहकारिता के जनक थे, पहला चीज। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष, देखिए पुरुष की बात हो रही है तो वो है रामगोपाल तिवारी जी। दुर्ग जिले में देख रहे हैं कि सहकारिता के जनक रत्नाकर झा जी। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक वह थे वामनराव लाखे जी। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक वह है माधवराव सप्रे जी। नेक्स्ट था छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे हनुमान सिंह जी थे। छत्तीसगढ़ के भगत सिंह जी परसराम सोनी जी थे। छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे गुंडाधर जी थे। छत्तीसगढ़ के गांधी जो थे वह पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। ठीक। बस्तर के गांधी मनखुराम सोनी जी। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र। ठीक है। छत्तीसगढ़ के पाणिनि हीरालाल कावोपाध्याय जी। 1857 के अंतिम शहीद कौन थे? सुरेंद्र साय जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद 1857 के वीर नारायण सिंह जयस्तंभ चौक। मध्य प्रांत के विधान पुरुष जो थे घनश्याम सिंह गुप्त जी, जो कि दुर्ग थे, और ये मध्य प्रांत के विधान पुरुष थे। मध्य प्रदेश के, देखिए मध्य प्रांत और मध्य प्रदेश में अंतर है। मध्य प्रांत में महाराष्ट्र भी आता था, छत्तीसगढ़ भी आता था और मध्य प्रदेश भी आता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। तो मध्य प्रांत 1861 में इसका गठन हुआ था सीपी बरार का, वो हम हिस्ट्री के सेक्शन में देखेंगे। अभी देख लीजिए मध्य प्रदेश के विधान पुरुष कौन थे? मथुरा प्रसाद दुबे जी। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक या प्रथम मिशनरी किसने स्थापित की थी? फादर थियोडर लोर। ठीक है, 1868 में। छत्तीसगढ़ में लोक कला के जनक या नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह, जिसका मन करेगा वो नाचेगा, मंदराजी जी। छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धार कौन करेगा? रामचंद्र जी। ठीक। छत्तीसगढ़ में लोक कला के पूजा कौन करेगा? चंद्राकर जी, चंदा लगा के। पंडवानी के जनक झाड़ू राम। ठीक है, पंडवानी के जनक झाड़ू राम जी। वहीं छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कौन बनेगी? किस्मत से ही कोई बन पाएगी, किस्मत बाई देवार। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार निरुपमा शर्मा जी। छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ के प्रवर्तक जो थे गुरु घासीदास जी, जिनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756 को। छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब जी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि दोस्तों आपको लगता है कि हमसे और भी सब्जेक्ट्स यदि आप लोगों को पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, जैसे कि भारत का भूगोल, गणित, ये सभी कक्षाएं हम अपने यहाँ लेते हैं इंस्टीट्यूट में। यदि आप लोगों को ऑनलाइन में भी चाहिए तो हम उसके लिए भी जल्द से जल्द क्लासेस शुरू करेंगे। धन्यवाद।